हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बहावलपुर में डॉक्टर ही डॉक्टर को कोरोना से गैर महफूज करने लगे। बड़े डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलोनी के अंदर अपनी रिहाइशगाहों को ही क्लिनिक बनाकर ओपीडी शुरू कर दी, जिसके बाद सैकड़ों मरीज चेकअप के लिए मेडिकल कॉलोनी में ही आने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब, अपडेट कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, भावल विक्टोरिया अस्पताल और सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी तादाद कोरोना से मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि अस्पताल पे मरीजों का बोझ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से डॉक्टर जब उनको चेकअप करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं उनका, तो उसके बाद वो खुद भी कोरोना में मुब्तला हो जाते हैं, जिसके बाद वाईडी और पीएमए की जानिब से मुख्तलिफ औकात में मुतालबात किए गए थे कि ख़ास तौर पर विक्टोरिया अस्पताल की जो मेडिकल कॉलोनी है उसके अंदर जितने भी सीनियर डॉक्टर साहिबान वहाँ पर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में आउटडोर पेशेंट चेक होते हैं, तो वो तमाम लोग भी अस्पताल के ऊपर बोझ बनते हैं और यहाँ पर वायरस फैलाने का सबब बनते हैं, तो उनको भी बंद किया जाए, जिसके ऊपर अस्पताल ने कार्रवाई की थी और तमाम जो डॉक्टर्स थे उनको रज़ाकाराना तौर पर अपने क्लिनिक को कोरोना सीजन के अंदर बंद करने की हदायत की थी। लेकिन किसी भी डॉक्टर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इंसानिया की जो हदायत है उसको सीरियस नहीं लिया गया। सिर्फ कुछ डॉक्टरों ने इसको वॉलंटियरली ही बंद कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से प्रिंसिपल कायदे मेडिकल कॉलेज की सरबराही में एक मीटिंग होना था, जिसके अंदर ये फैसला किया जाना था कि आखिर वो तमाम डॉक्टर्स जो अपने क्लिनिक को यहाँ पर बंद नहीं कर रहे थे, आखिर उनके क्लिनिक को किस तरह बंद करवाया जाएगा, उनको सील किया जाएगा या उनको रज़ाकाराना तौर पर बंद करवाया जाएगा। लेकिन अभी तक ये मीटिंग ही मुनक्किद नहीं हो सकी, जिसकी वजह से विक्टोरिया अस्पताल के अंदर, खासतौर पर मेडिकल कॉलोनी के अंदर जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर खुलेआम चल रहे हैं और इंसानिया की जानिब से अभी तक किसी किस्म की यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही। और ख़ासतौर पर जब शाम के औकात में जब डॉक्टर्स यहाँ पर आके बैठते हैं तो यहाँ पर शदीद रश देखने को मिलता है और जो कोरोना SOPs हैं उनको भी बालाए ताक रखा होता है तमाम जो अटेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो मेडिकल कॉलोनी है उसके अंदर जो गैर ज़रूरी अफराद हैं उनकी आमदोरफ्त भी यहाँ पर जारी है और खासतौर पर तमाम लोग बीमार भी होते हैं, तो अपने साथ यहाँ पर डिफरेंट जरासीम और वायरस। जी ठीक है तैयब सैफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सैयद यूसुफ रजा गिलानी कोरोना वायरस की वबा के दौरान एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी के अहले खाना की आवाम से और अपने वालिद के लिए दुआए सेहत की भी अपील, जबकि यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे कासिम अली गिलानी का तंजिया ट्वीट सामने आया है। उनका कहना है कि शुक्रिया इमरान खान, आपकी वजह से मेरे वालिद की जिंदगी खतरे में आ चुकी है। अहम खबर से आपको अपडेट करते चले, साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का भी कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी कोरोना वायरस की वबा के दौरान एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी के अहले खाना की आवाम से अपने वालिद के लिए दुआए सेहत की भी अपील की गई है, जबकि सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे कासिम गिलानी का तंजिया ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि शुक्रिया इमरान खान, आपकी वजह से मेरे वालिद की जिंदगी खतरे में आ गई है। और डीपीओ डीजी खान अख्तर फारूक ने कोरोना वायरस से जंग जीतने के बाद अपने ऑफिस में दोबारा काम शुरू कर दिया। 2 हफ्ते कबल डीपीओ डीजी खान कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे, जिसका असर उनके 2 बच्चों पर भी हुआ था, जबकि डीपीओ अख्तर फारूक का अवाम को SOPs पर अमल करने की अपील भी की है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ीशान सफ्तर से, अपडेट कीजिएगा। डेरा गाजी खान से एक तसल्ली बख्श खबर सामने आई है और आज के रोज डीपीओ डीजी खान अख्तर फारूक साहब जो कि कोरोना में मुब्तला हो गए थे, आज के रोज़ इन्होंने दोबारा जो है रिकवर होके अपने दफ्तर में अपना चार्ज संभाला है और अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। कोरोना कितना एक ख़तरनाक रहा इनके लिए और क्या क्या चीज़ें इन्होंने फेस की, किस तरह से एहतियात की, किस तरह से इन्होंने अपना ख्याल रखा, लोगों को क्या मैसेज देंगे, अपनी फोर्स को क्या मैसेज देंगे, इस हवाले से हम जानते हैं। डीपीओ साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम बैक, आप दोबारा अपनी खिदमत सर अंजाम देने के लिए आप इस मनसब पर आ गए। आपने कोरोना की जंग लड़ी है, आज आप सेहतयाब हो के हमारे सामने खड़े हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस पेंडेमिक में? आप भी हिस्सा बने, आप भी मुतासिर हुए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप पे असरअंदाज हुई, क्या क्या चीज़ें आपने जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखा हो, लोगों से क्या शेयर करेंगे, किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, इस बीमारी में होता क्या है? जी बिल्कुल, पेंडेमिक इसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारे टॉक शोज़ भी हम देख चुके हैं, लेकिन जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस और आप इसको बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते, इसका कोरोना का मजाक नहीं उड़ा सकते जिस तरह के जनरली हमारे लोगों की टेंडेंसी है। मेरा ख्याल है इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर खुदा न हादसा आपकी नेचर ऑफ जॉब की वजह से आप बाहर निकल रहे हैं और कोई खुदा न हादसा अगर आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं
मास्क ना पहनने की वजह से या एहतियाती तदाबीर को इख्तियार ना करने की वजह से, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप तो इफेक्ट होंगे ही होंगे, आपकी फैमिली नहीं बचेगी। जिस तरह मेरे केस में बहुत कोशिश की अवॉइड करने की, पूरी एहतियातें जो थी इस पे अमल किया, लेकिन इसके बावजूद मैंने कोरोना कॉन्ट्रैक्ट किया कहीं से, और उसके नतीजे में मेरे घर वाले, 2 मेरे छोटे बच्चे जो कि पॉजिटिव हो गए। और हर घर की यही स्टोरी है कि उनके बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी इससे अफेक्ट हो सकता है। तो हम सब का जो मजबूरन जिन्हें बाहर निकलना पड़ता है, उन सब का महफूज रहना, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है कि वो घर वाले महफूज रह सकें। और मेरा ख्याल है इसको डिफीट करने का सिर्फ ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का करम होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो नेट पे और इधर उधर अवेलेबल है। सबसे अहम चीज़ ये है कि अपना रवैया पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोचें, और इसको बहुत ज़्यादा दिमाग पे सवार नहीं करें कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप रिकवर हो सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। ज्यादा से ज्यादा एहतियात की जाए। ज़ीशान सफ्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना इमरजेंसी के दौरान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का बड़ा इक़दाम। कोरोना की तशवीशनाक हालत में जेर इलाज मरीजों के लिए सेहतयाब होने वाले मरीजों को कायल करके प्लाज्मा अतिया करने के हवाले से कमेटी भी तश्कील दे दी है। फोकल पर्सन को भी इस हवाले से तैनात कर दिया गया है। आपको बताएं कि कोरोना से सेहतयाब हुए मरीजों से राब्ता करके प्लाज्मा अतिया करने के हवाले से न सिर्फ कायल किया जाएगा, बल्कि उन्हें आगाही भी फराहम की जाएगी। मुल्तान में थाना शाहरुख आलम के अंदर 15 रोज से पड़ी नामालूम शख्स की लाश बरामद होने का मामला है। फराइज में गफलत बरतने पर एसएचओ अकराम सोमरू और मोहरर असमतुल्लाह को मुअत्तल कर दिया गया है। में थाना शाहरुख आलम के अंदर 15 रोज से मौजूद नामालूम शख्स की लाश बरामद होने का मुअम्मा हल न हो सका। करीबी हमसायों ने पुलिस एहलकारों को थाने से फैलने वाली तफन बारे आगाह किया, जिस पर थाने में पुरानी मोटरसाइकिलों के दौरान 32 साल नौजवान की मसक शुदा लाश मौजूद थी। तज़मीन है सीपीओ साहब और आरपीओ साहब, मैं ये यकीन दिलाता हूँ मीडिया को भी और मुल्तान की आवाम को भी कि यकीनन इस सानिया का जो जिम्मेदार होगा उसे ये लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी होगी। दूसरी जानब थाने में लाश की मौजूदगी का इल्म न होने और फराइज में गफलत बरतने पर एसएचओ अकरम सोरो और मुहर्रर असमतुल्लाह संगेरा को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि एसपी गुलगश्त डिवीजन अहमद नवाज शाह ने वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी। कुछ साफ नहीं हुई, नशे आदमी का। अब जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, पीएफएससी की रिपोर्ट्स आएंगी, उसके मुताबिक हम फर्दर की जो कार्रवाई करते रहेंगे। और ये रेस्ट एश्योर ये सी बात नहीं कि पुलिस ने कोई चीज ना छुपाई और ना कभी छुपाएगी। जो भी वाक़या होगा वो मनोवान इंक्वायरी में साबित हो जाएगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए निश्तर हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुनेद अनवर के हमरा माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में साफ पानी की अदम फराहमी के बायस गैस्ट्रो के मरीज में इजाफा हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो से मुतासर मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। मुल्तान में साफ पानी की अदम फरहमी और शहरियों की बेएहतियाती के बाइस गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा है। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 81 और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 51 मरीज लाए गए, जबकि 39 DHQ अस्पताल में रिपोर्ट हुए। उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करें और इसके अलावा ORS का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आप पानी नहीं पी सकते, वोमिटिंग होती है, तो जल्द अज जल्द अस्पताल का रास्ता इख्तियार करें। CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का कहना था कि तमाम अस्पतालों के MS को इंतजामात बेहतर बनाने के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। शहरी बाजारी अशिया हरगिज इस्तेमाल ना करें और पानी उबाल कर पिएं। डायरिया को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पे हमने जो MS साहबान है और RHCs के SMOs और इसके अलावा जो बेसिक हेल्थ यूनिट के हमारा जो मेडिकल ऑफिसर है उनको हिदायत दी हैं कि एक तो इसकी जो है फौरी तौर पे इसके लिए जो फ्लूइड ड्रिप्स वगैरह का इंतजाम करें और दूसरा एंटीबायोटिक्स का इंतजाम करें। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी एहतियाती तदबीर पर अमल करें ताकि गैस्ट्रो से बच सके। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। बाद आपको लिए चलेंगे मुल्तान, जहां ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के अहदेदारान बजट के हवाले से प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने और मौजूदा गवर्नमेंट ने एग्जेक्टिव अलाउंस, किसी को यूटिलिटी अलाउंस के नाम से, किसी को जुडिशरी अलाउंस के नाम से, किसी को किसी अलाउंस दिए हुए हैं। ये तफरीक नहीं होनी चाहिए।
अगर कोई अलाउंस देना है तो तमाम मुलाजमीन को बराबर दिया जाए, अगर नहीं तो किसी को ना दिया जाए। तो ये भी मुतालबा हमारा इंतहाई जायज था, गवर्नमेंट ने तस्लीम किया कि आपकी बात में वजन है, ये नहीं होना चाहिए। और आपने देखा कि पिछली गवर्नमेंट मुलाजमीन के बारे में कोई अच्छा ख्याल नहीं रखती थी, लेकिन इडहाक रिलीव वो बुनियादी तनख्वाह में जम करती थी, जो कानूनन इडहाक रिलीव हमें नहीं दे सकते, लेकिन इन्होंने इडहाक रिलीव पिछले साल भी दिया और पिछले साल भी वजीर खजाना से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने तस्लीम किया था कि इस साल अगर हम थोड़ा बहुत आपको कम दें तो अगले साल इंशाल्लाह हम आपको राजी करेंगे। तो ये साल आया तो इन्होंने राजी करने के बजाय मुलाजमीन को नजरअंदाज कर दिया। और जो इडहाक रिलीव थे, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी लेटर आया कि ये बुनियादी तनख्वाहों में जम किए जाएं। इन्होंने भी कहा कि हम सारे नहीं तो 3 या कमोपेश 2 तो लाजमी हम जो है इडहाक रिलीव बुनियादी तनख्वाह में जम करेंगे, लेकिन उस वादे से भी गवर्नमेंट मुकर गई। कल जब हमने बजट सुना तो इंतहाई दुख हुआ कि जितने भी हमारे जायज मुतालबात थे उनका जिक्र तक नहीं किया गया। तो इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि तमाम यूनियंस, तमाम सीबीआई यूनियंस और एसोसिएशनें इकट्ठी हो चुकी हैं और अपने हक के लिए ये आवाज़ बुलंद करने जा रही हैं। हमेशा हमारे सहाफ़ी भाइयों ने हक का साथ दिया है। हम आपके पास आए हैं कि अगर हमारे मुतालबा जायज़ हैं, हक पर मबनी हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए, इनको हाईलाइट कीजिए और इंशाल्लाह ये जो मेरी क़यादत बैठी है ये गवर्नमेंट को मजबूर कर देगी कि उनको हमारा हक देना पड़ेगा, नहीं तो फिर दमादम मस कलंदर जरूर होगा इंशाल्लाह। और फिर हम हक की बजाय फिर इस गवर्नमेंट को इंशाल्लाह तरीक गवाह है कि जिस भी गवर्नमेंट ने गरीबों के साथ ज्यादती की है, गरीब मुलाजमीन के साथ ज्यादती की है, वो ज्यादा देर गवर्नमेंट में नहीं रही। और जब भी हमने उल्टे हाथों से बददुआ दी है वो गवर्नमेंट ज्यादा देर कायम नहीं रही। इंशाल्लाह हम तहरीक चलाएंगे। 15 जून को जो पंजाब का बजट आ रहा है उस बजट तक हम जो है हड़ताल पर हैं और हमारी जदोजहद जारी रहेगी। अगर गवर्नमेंट, मैं मुतालबा करता हूं गवर्नमेंट से कि होश के नाखन लें और हमारी आवाज को सुने, हमारी जायज बात को सुने। अगर हमारी जायज बात नहीं है तो हमारे सामने बैठकर वो रद्द कर दें, हम जो है उस पर जोर नहीं देंगे। अगर हमारा चार्टर डिमांड इंतहाई जायज है तो इनको तस्लीम किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पैसा है। तो जो मिनिस्टर 20 रखने थे आज 60 मिनिस्टर तक वो रखे हुए हैं, उनको कहां से पे दी जा रही है, उनके शाना अखराजात कहां से बर्दाश्त हो रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें कि और जो काम है उनके लिए तो बजट रखा हुआ है, लेकिन अगर नहीं है तो इन गरीब सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं है। तो हम पुरजोर कल के बजट की मजम्मत करते हैं और इस बजट को मुस्तरद करते हैं और इंशाल्लाह 15 के बाद हम बाकायदा तहरीक का ऐलान करेंगे। फिर हम अपने साथी भाइयों के पास आएंगे और बाकायदा तहरीक का ऐलान करेंगे 15 तारीख तक, क्योंकि पंजाब का बजट आना है, सिंध का बजट आना है, केपी का बजट आना है, बलूचिस्तान का बजट आना है, आज़ाद कश्मीर का बजट आना है। हम उतनी देर तक हड़ताल पर रहेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे। उन तमाम सूबाई बजट के बाद हम फिर इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी तहरीक का इंशाल्लाह ऐलान करेंगे। वो तहरीक इंशाल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारे जायज मुतालबात पूरे नहीं हो जाते या फिर ये जालिम गवर्नमेंट जो है ये घरों को नहीं जा सकती। तो मैं एक दफा फिर अपने तमाम तंजीमों के दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूं कि वो हक की आवाज के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने साथी भाइयों का इंतहाई मशकूर हूं कि उन्होंने हमेशा हक का साथ दिया है। इंशाल्लाह अब भी हक का साथ देंगे। अल्लाह हक वालों के साथ होता है।
अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह और हमारे जायज़ मुतालबात पूरे होंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। मुकम्मल हड़ताल है। तालब दूसरी जानिब एपका डीजी खान ने हालिया बजट के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ाने पर एपका ने कलम छोड़ हड़ताल खत्म कर दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ीशान सफ्तर से। ज़ीशान बताएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान के आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से आज के रोज़ हड़ताल की गई है और इस हड़ताल का जो आज का मकसद है वो मौजूदा जो बजट पेश किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, उस बजट की यहाँ पे खिलाफवर्जी की गई है और इसके साथ साथ उसके खिलाफ जो है आज के रोज़ नारेबाजी भी की गई है। इस वक्त हमारे साथ एपका के तमाम तर ओहदेदारान मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, खासतौर पर यहाँ के जो सदर हैं उनसे हम बात करते हैं। नज़र कुरैशी साहब बताइएगा, क्या तहफ़्फ़ुज़ात आपने ज़ाहिर किए हैं, किसके पेश नज़र आपने आज के रोज़ ये हड़ताल की हुई है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हम यकसर जो है वफाकी बजट जो है ना इसको मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये 85 से लेके आज तक ये पहला बजट है जिसमें सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ नहीं दिया गया, 1 रुपया भी। दूसरी तरफ ये है कि ये जो सरकार मदीना है इनने अपने MP MNAs की 300 गुना 200 गुना जो है तनख्वाहें बढ़ाई हुई हैं। और जब ये आए हैं तो उस टाइम डॉलर जो था वो 68 रुपए का था, आज 168 पे गया हुआ है। उस टाइम सोना जो था 43,000 रुपए का तोला था, आज 103,000 का है। हम कहते हैं उस सोने को रिवर्स कर रहे हैं, ये डॉलर को रिवर्स कर रहे हैं। ये आटा 700 में मिलता था, आज 1200 में मिल रहा है थैला, उसको रिवर्स करके ले आए। हम तनख्वाहें नहीं इजाफा मांगते। अगर ये अपने MNA MPA सेनेटर की तनख्वाहें बढ़ाएं तो सरकारी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। अगर महंगाई उनको इफेक्ट करती है तो मैं समझता हूँ सबसे पहले महंगाई जो है सरकारी मुलाजिम को इफेक्ट करती है, मजदूर तबका को इफेक्ट करती है। ना ये अवाम दोस्त बजट है ना मुलाजिम दोस्त बजट है। हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम पहले इस फैसले को मुस्तरद किया जा रहा है। ज़ीशान सफ्तर आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब खानेवाल में आपका मुलाजमीन का क्या कहना है, मोहम्मद नदीम मुगल से। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया तो एपका मुलाजमीन और अहदेदारों ने गुज़िश्ता रोज़ आने वाले बजट को जो है वो मुस्तरद कर दिया है और इसके बजट के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया है। तो मज़ीद पर हम बात करेंगे, एपका के अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो बजट आया उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया आपने, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमें ख्वाब दिखाए गए थे कि पुराने पाकिस्तान के अंदर आपके ऊपर जुल्म होता है, मुलाजमीन का इस्तेहसाल किया जाता है, मुलाजमीन को प्रॉपरली तनख्वाहें नहीं दी जाती, गरीब कुछ बजट दिए जाते हैं और हमें ये ख्वाब दिखाया गया था कि जब नया पाकिस्तान बनेगा नियाज़ी साहब का तो नए पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें होंगी। लेकिन नियाज़ी साहब हमें बड़ा अफसोस हुआ, हमें बहुत अफसोस हुआ कि आपने जो मुलाजमीन के साथ ज़्यादती की है, जिस तनासब से आपने महंगाई को बढ़ाया, महंगाई को बढ़ा के आपने मुलाजमीन के हाथ भी बांध रखे हैं कि आप उनकी तनख्वाह बढ़ाने को भी राज़ी नहीं हैं। तो हम इस बजट को नामंजूर करते हैं और हम अपने कायदीन की हिदायत के मुताबिक भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। हम बजट को मुस्तरद करते हैं। जी बिल्कुल, कायदीन के हुक्म पर जो है वो तहरीक भी चलाई जाएगी एहतजाजी मुजाहिरों की। जी आप क्या कहेंगे इस वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कायदीन के हुक्म के मुताबिक हम इस मुलाजम को बजट को मुस्तरद करते हैं और इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये हुकूमत वक्त से कहते हैं कि 2009 से लेके 2019 तक हर साल बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और ये पहली मरतबा है कि हमारे मुलाजमीन का मुआशी इस्तेहसाल किया गया है। हम हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि 2009 से लेकर उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए मुलाजमीन की तनख्वाहें हमारे जो महंगाई के तनासब से बढ़ाई जाएं, वरना आपका अपने कायदीन के मुताबिक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती रहेगी और जारी रखेगी। जी बिल्कुल, एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा और बजट को जो है मुकम्मल मुस्तरद करते हैं और उस पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मुगल आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सस्ती चीनी मिलना शहरियों के लिए ख्वाब बन गई। चीनी 78 से 80 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि चीनी की कीमत मंडी में 76 रुपए फी किलो मिल रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताएगा क्या अपडेट्स हैं?
جی بالکل، اگر چینی کے ریٹ کی بات کی جائے تو ایک دفعہ پھر سے چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پر پہنچ چکی ہیں اور مختلف دکانوں پر مختلف ریٹ کے حساب سے چینی جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ اس وقت میں کینٹ بازار میں موجود ہوں اور میرے آمنے سامنے دو دکانیں ہیں۔ ایک جگہ پر 80 روپے فی کلو کے حساب سے چینی فروخت کی جا رہی ہے تو ایک جگہ پر 78 روپے فی کلو چینی فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ 70 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ منڈی ریٹ 76 ہے اس ٹائم، لیکن ہائی کورٹ نے تو کہا ہے کہ 70 روپے فی کلو چینی ہائی کورٹ نے کہا تو ہے، لیکن اس سے کوئی ایسا پتہ تو نہیں ہے مارکیٹ میں بھی۔ تو آپ نے کیوں کم نہیں کیا ریٹ؟ جب ہم چیز جتنے کی لیں گے ویسے بیچیں گے نا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ خریدار بھی ہیں، آپ بتائیں چینی کا ریٹ صحیح ہے یا زیادہ ہے؟ لیکن یہ ابھی تک تو کوئی ریٹ نیا ریٹ پہ نہیں دے رہا ہے، کوئی پرانا ریٹ ہی چل رہا ہے۔ دیکھو جی، گورنمنٹ نے فکس کیا 70، جب وہ آئے گا تو پھر ہی ہے نا، ان کے پاس تو ابھی تک نیا اسٹاک نہیں آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، سہرا طارق آپ ہمیں ملتان سے اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب لیا میں چینی کس قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے، بتائیں گے زاہد سرفراز کی جانب سے جو ہے پاکستان بھر کے اندر جو چینی قیمت ہے وہ 70 روپے فی کلو مقرر کی گئی، جس کے تحت ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے چینی فروخت کرنے کے حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا جا چکا ہے۔ آج اسسٹنٹ کمشنر لیا نیاز مغل نے مختلف جو شہر کی شاپ سے کرانے کی دکانیں وہاں پر وزٹ کیا اور چینی کی جو قیمتیں وہاں جائزہ لیا تو مختلف جو دکانیں تھیں وہاں پر 78 روپے سے لے کر 80 روپے تک چینی فروخت کی جا رہی تھی، جس پر انہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مختلف جو دکاندار تھے ان کو بھاری جرمانے بھی کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر سے بات کرتے ہیں، سر چینی کے حوالے سے کیا لیا کے اندر پرائسز چل رہی ہیں اور اپنے جرمانے کیا ہیں سر، اس وقت تفصیلات؟ جی، گورنمنٹ کی طرف سے جو ریٹ اس کا نوٹیفائی ہوا ہے چینی کا وہ ہے 70 روپے پر کے جی۔ تو اس میں ابھی یہ مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ باقی جتنے بھی دکاندار ہیں وہ اپنی مرضی کے ریٹ انہوں نے لگائے ہوئے تھے اور انہوں نے ریٹ بھی یہاں پہ واضح طور پر کہیں نمایاں نہیں کیا ہوا تھا کہ 70 روپے گورنمنٹ نے کر دیا تو ہم اس پہ ریٹ بھی لگا دیں۔ تو ان کو جرمانہ اسی لیے کیا گیا ہے، وہاں پہ میں نے پرچیزنگ بھی کروائی ہے اور کوئی 78 روپے دے رہا ہے، کوئی 80 روپے دے رہا ہے، تو ان کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے اور فردر تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ اگر دوبارہ اس کی وائلیشن ہوگی تو ان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کی دکانیں بھی سیل کی جائیں گی اور ایف آئی آرز بھی دی جائیں گی۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر کا یہی کہنا ہے کہ زاہد سرفراز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں ویلکم بیک، بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ روہی کی خبر پر ایکشن۔ بہاولپور میں ہفتے کے روز لاک ڈاؤن کے باوجود آدھے بند شٹرز کے ساتھ کاروبار کیے جانے کی خبر پر ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے ایکشن لے لیا ہے۔ کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جانیں گے محمود ظہیر سے، محمود بتائے گا۔ جی، بہاولپور کی ضلع انتظامیہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بہت متحرک ہے، لیکن دکاندار بڑے شاطر ہیں، آدھا شٹر دکان کا کھول کر کاروبار کرتے ہیں۔ کسی کے آنے پر، پولیس یا انتظامیہ کے افراد کے آنے پر شٹر نیچے گرا کر اندر کاروبار چلتا رہتا ہے۔ اس حوالے سے کارروائی کی ہے ابھی اسسٹنٹ کمشنر سٹی عمر عدنان خٹک صاحب نے، ان سے جانتے ہیں۔ سر، یہ بڑا شاطرانہ انداز میں کاروبار کر رہے ہیں، ان کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے، من حیث القوم یہ اپنے کا نہیں سوچتے، دوسروں کا نہیں سوچتے۔ آپ لوگ بھی دن رات محنت کرتے ہیں، اس کا کیا حل کیا نکلے گا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کتنی کارروائی کی ہے، کتنے افراد گرفتار؟ دیکھیں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ایس او پیز پہ عمل ہو۔ اس میں صرف ہمارا ہی فائدہ نہیں، ان کا بھی فائدہ ہے، جانوں کا، اور صرف ان کا اپنا نقصان نہیں ہے۔ ایک بندے کو کورونا ہو جائے، سمجھو ساتھ والے کتنے بندے انفیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ وائرس ہے، اس نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے۔ ڈی سی صاحب نئے آئے ہیں، ان کے پہلی پرائیورٹی ہے کہ ایس او پیز پہ عمل کیا جائے۔ کل سے ایس او پیز پہ فل تھروٹل میں نے دیا ہوا ہے، کل رات تک میں ایس او پیز پہ عمل کراتا رہا ہوں، کوئی لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ بسوں میں انٹر ہوا ہوں تو بسیں جگہ جگ بھری ہوئی ہیں، کوئی ایس او پی کا وہ نہیں، بالکل کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تو آئی ہیڈ ٹو ٹیک ایکشن، آئی ہیڈ فائنڈ، میں نے بڑے بندے گرفتار کیے ہیں، ابھی بھی 4 بندے میرے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب انتظامیہ از ٹرائنگ اٹس لیول بیسٹ، اب آگے دیکھیں، اللہ ان پہ رحم کرے۔ میں یہی انتظامیہ یہ پولیس کہاں جائے گی؟ پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ محمود ظہیر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ روہی کی خبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایکشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے زکریا ٹاؤن کی سڑک کی تعمیر کا حکم دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے گوہر رحمان۔ جی بالکل، ملتان کے علاقے زکریا ٹاؤن کی سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے درینہ مطالبہ آج پورا ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے خصوصی احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس کے تحت ان کا کہنا ہے کہ تمام جو زکریا ٹاؤن کی سڑکیں ہیں ان کو کارپیٹ کیا جائے اور یہاں کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ ایسے میں کمشنر ملتان شان الحق کی جانب سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو فوری طور پر احکامات جاری کیے گئے کہ یہاں پر کام کا آغاز کیا جائے اور کام کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ شہری یہاں کے جو ہے علاقہ مکین ہے وہ بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں، مٹھائی بھی تقسیم کر رہے ہیں۔
आप बताइएगा, दरीना मुतालबा था, आज ये आपका मुतालबा पूरा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, हम सीएम पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब के बेहद मशकूर हैं, मलिक हामिद डोगर साहब के बेहद मशकूर हैं और कमिश्नर मुल्तान के भी बेहद मशकूर हैं। वो ज़िक्रिया टाउन का जो दरीना मुतालबा था रोड्स का, वो आज पूरा कर दिया है। तो अहलियान ज़िक्रिया टाउन मुबारकबाद पेश करते हैं और इनके बेहद मशकूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आज बिल्कुल देखें, यहाँ के जो इलाका मकीन है वो खासे खुश दिखाई देते हैं। महमूद ज़हीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि बहावलपुर में 29 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया, जिसके तहत सबसे ज्यादा तहसील यजमान में 8 मिडिल स्कूल हाई स्कूल करार पाए हैं। सीओ एजुकेशन ने तमाम स्कूलों में नहम और दहम की क्लासेस के इजरा के लिए तमाम इक़दामात जारी कर दिए हैं। बहावल नगर में पंजाब के दीगर अजला की तरह बहावल नगर में भी 36 एलिमेंट्री स्कूल्स को अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से, अपडेट कीजिएगा। जब बिल्कुल शोबा तालीम के हवाले से पंजाब भर में एक अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब भर के जो 1227 जो एलिमेंट्री स्कूल को जो हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया और इन स्कूल में जो ज़िला बहावन नगर के स्कूल भी शामिल है। तो इस तरह ज़िला बहावन नगर के मुतअद्दिद स्कूल जो है वो अपग्रेड कर दिए गए। इनकी कितनी तादाद है और ये कब से जो है वो फंक्शनल हो जाएंगे, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीओ एजुकेशन चौधरी असलम एजाज साहब, हम उनसे बात करते हैं। सारी बड़ी अच्छी खबर जो है वो सामने आई है। बहावन नगर के भी मुतअद्दिद स्कूल है जिनको अपग्रेड किया है, तो इनकी तादाद कितनी है और ये कब से जो है वो फंक्शनल हो जाएंगे? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने पूरे पंजाब में बेशुमार स्कूल जो है अपग्रेड किए हैं और बहावल नगर के अंदर उन्होंने 36 स्कूल जो है ना वो अपग्रेड किए हैं। तहसील वाइज उनकी डिटेल ये है कि तहसील फोटाबास में 6 स्कूल हुए हैं, 3 गर्ल्स और 3 बॉयज़, और हरुणाबाद में 10 स्कूल अपग्रेड हुए हैं, 5 गर्ल्स और 5 बॉयज़। इसी तरह चिश्तिया में 13 स्कूल हुए हैं जिसमें 9 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज़ स्कूल हैं। मिंचनाबाद में सिर्फ 2 स्कूल हैं और दोनों ही बॉयज़ हैं। बहावल नगर तहसील में 5 जी ठीक है कासिम अली शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का कलाकोना कासिम बाग और स्टेडियम के एतराफ में खूबसूरत लैंडस्केप का ऐलान कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जाने के अली रियाज से, अली बताइएगा। शहर मुल्तान के लिए एक बड़ी और अहम खबर यह है कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि किला कोना कासिम बाग पार्क और किला कोना स्टेडियम जो है इसके अतराफ में जो अरसा दराज से जो मुख्तलिफ जो जगह हैं वीरान पड़ी हुई थी, वहाँ पर कचरा के ढेर मौजूद थे, तो उसकी सफाई का इंतजाम किया जाएगा और आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर खूबसूरत लैंडस्केपिंग की जाएगी और यहाँ पर शहर मुल्तान के मौसम के मुताबिक यहाँ पर मजीद पौधे लगाए जाएंगे और उसके तमाम तरह जो इकदाम किए जाएंगे। अगर इस जगह के हवाले से बात की जाए, मेरा कैमरामैन रिजवान आपको दिखा सके यहाँ पर बच्चों के झूले मौजूद है और जो छोटे जो सेक्चर्स हैं वो भी पड़े हैं। तो PHA की जानिब से ऐलान किया गया कि इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं उनको भी एक बेहतर जो माहौल मुहैया किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं, मेरे साथ तर्जुमान PHA मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जनाब बताएगा क्या क्या इनिशियल इस प्रोजेक्ट में शामिल है जो यहाँ पर सहूलियात मिलेंगी आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि हमारी जो डायरेक्टर जनरल साहब जो भी तशरीफ़ लाएँ वो पार्क्स का विज़िट कर रहे हैं चेयरमैन साहब के हमरा, और उनका जो मेन फोकस है वो है ग्रीनरी। तो उन्होंने अभी विज़िट किया था यहाँ पर और उन्होंने हॉर्टिकल्चर के ज़िम्मे जो टास्क दिया है, उन्होंने वो चाह रहे हैं कि इस एरिया के ऊपर जो है वो मिट्टी की भराई की जाए और खूबसूरत लैंडस्केपिंग की जाए और सायादार दरख्त लगाए जाएँ ताकि जो पार्क की एक लुक है उसमें मज़ीद खूबसूरती और इजाफा हो। और सायादार दरख्त होगा तो लोग यहाँ पर जो है उसमें साए में बैठेंगे और जो माहौल है वो बेहतर होगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे मुस्तकबिल में पार्कों में ग्रीन बेल्ट्स पर आपको दरख्त नजर आएंगे। जी, पार्कों ग्रीन बेल्ट्स में जल्द यहाँ पर जी ठीक है अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में रोही की कोशिशें रंग ले आई हैं। DPO सुहेब अशरफ के खुसूसी इकदाम से रजाकारों की तनख्वाहें जारी करने का अमल शुरू कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जाने के मोहम्मद अमीन से अपडेट कीजिएगा। बहावलपुर में ज़िला भर में काम करने वाले जो रज़ाकार हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनकी जो है 8 माह की जो बकाया सैलरी थी वो आ गई है और आज पुलिस लाइन बहावलपुर में उनमें जो है चेक भी तकसीम किए जा रहे हैं। ज़िला भर में तकरीबन 300 के करीब जो है वो रज़ाकार काम करते हैं जिनकी गुज़िश्ता जो है 24 माह से तनख्वाहें रुकी हुई थी। तो मुसलसल इन्होंने एहतजाज भी किया। सवाल रोही ने भी इनका मुसलसल जो है एहतजाज की खबर जो है वो नशर की, लेकिन आज जो है DPO बहावलपुर के खुसूसी इक़दाम पर जो है उनकी तनख्वाहें जो है वो जारी कर दी गई और आज उनको उनमें चेक तकसीम किए जा रहे हैं। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमांडर मौजूद हैं, बताइएगा क्या कहेंगे आज आपकी जो मुसलसल एहतजाज था रंग ले आया, कितनी खुशी हो रही है आज तमाम रज़ाकारों को? आज हमारे जिले भर को बहुत सी खुशी हो रही है। तमाम लोग यहाँ जमा हैं और अपने चेक के इंतजार में खड़े हैं। बाद लोग ले चुके हैं, बाद लोग ले रहे हैं, खुशी से ले रहे हैं और उनको जितना बजट आता है हमें पूरा ना एक पैसा का अपना मिला जा रहा है, दे दिया गया है।
आज तक हम डीपीओ साहब और इंतजामिया के बेहद मशहूर हैं। खास तौर पर जो हमारी ये टीम यहाँ तशरीफ लाई, इनके पहले भी हमारे साथ ताउन किया था, अब भी तशरीफ लाए, हम इनके शुक्रगुजार हैं। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि डीपीओ बहावलपुर ने जो खसूसी जी ठीक है मोहम्मद अमीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 अफसरान की डिप्यूटेशन पर खिदमात सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी गई। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रिक्वेजिशन पर दोनों अफसरान की खिदमात 3 साल के लिए अदालत उस्मा के सपोर्ट कर दी हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले ग्रेड 19 के सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी मजहर जावेद भट्टी की खिदमात सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी गई हैं। मजहर जावेद भट्टी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से काम करेंगे। मियांवाली साइल का मसला हल हुआ तो डीसी ऑफिस शुक्रिया अदा करने पहुंच गया। चौपड़ी का रिहायशी रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद रफीक जमीन की हद बंदी के लिए कई सालों से धक्का खा रहा था। उसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे से। आपको बताएं कि उन्होंने बताया है कि कई मरतबा महकमा माल को दरख्वास्त दी मगर उधर सुनवाई नहीं हुई। वजीर आजम पोर्टल सील पर शिकायत दर्ज करवाई तो डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा ने फौरी नोटिस लेकर ऑफिस बुलवा लिया और महकमा माल की टीमें रवाना कर दी हैं, जबकि कई सालों से हल न होने वाला मसला एक दिन में हल हो गया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा ने कहा कि साइलिन की दादरसी उनके फराइज में शामिल है। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।